नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। विस्तारवाद को लेह से ललकार। भारत माता की वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से लेह पहुंचकर देश के दुश्मनों को चौंका दिया और बिना नाम लिए चीन को सख्त संदेश भी दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग अब खत्म हो गया है, अब अवसर विकासवाद के लिए है। और पीएम मोदी ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि यह ना भूलें, विस्तारवाद वाली ताकतें मिट गई हैं और अब पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है और आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत भी कर रहा है। वहीं भारत के कदमों की विश्व भर में तारीफ हो रही है और अमेरिका समेत कई देश भारत को समर्थन देने की बात कह भी चुके हैं। अब जापान ने भी भारत का समर्थन किया है। शुक्रवार को भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि जापान ने यथास्थिति बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध करने की बात कही है। और जापानी राजदूत ने भारत के विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला से फोन पर बातचीत करके अपना समर्थन भी जाहिर किया है। बहरहाल, विस्तारवाद को लेकर के चीन को एक बड़ा और कठोर संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया है, जिससे चीन में बौखलाहट है और चीन की तरफ से कहा गया है कि कोई भी पक्ष ऐसा कदम न उठाए जिससे तनाव बढ़े। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह पहुंचे, जवानों के बीच जो झड़प वहां पर देखने को मिली थी कुछ दिन पहले चीन और भारतीय सैनिकों के बीच, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और कुछ जवान घायल हैं, उन घायल जवानों के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और एक एक कर सभी घायलों से मिले, उनकी पीठ थपथपाई, उनका हौसला बढ़ाया और साफ तौर पर जिस काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, चीन को करारा संदेश उन्होंने वहां से दिया और साफ तौर पर यह कहा कि विस्तारवाद एक मानवता के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है और विस्तारवाद जैसी ताकतें इतिहास में मिटी हैं। सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये 4 गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से लेह पहुंचे हैं? क्योंकि इससे पहले ये जानकारी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया था और अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सवेरे पता चलता है कि लेह पहुंच चुके हैं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे और लेह पहुंचने के बाद में
जो उन्होंने संदेश दिया है वो कहीं ना कहीं चीन के साथ, चीन को कहीं ना कहीं खलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से चीन के करारे जवाब को देते हुए कि जिस नरेंद्र मोदी ने लेह पहुंचकर ये संदेश जरूर दे दिया कि भारत कभी कमजोर नहीं है और चीन को हर तरीके से जवाब दे सकता है, मगर कहीं ना कहीं चीन को आशंका थी इस तरीके के संदेश की। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि शुक्रवार को पहुंचकर, लेह पहुंचकर, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है आशंका जो चीन को थी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी है और सीधा सीधा निशाना चीन पर साधते हुए उन्होंने भारतीय सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। जी राजीव तिवारी, और जिस तरीके से दिल्ली से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से चीन को बड़े झटके दिए जा रहे हैं, और अब क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह जाकर के भी चीन को सख्त संदेश दे चुके हैं, और केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात है तो केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से चीनी गैजेट को बंद कर दिया गया है भारत के अंदर और चीनी ऐप्स को बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं चीनी जो कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डामाडोल जरूर हुई है। क्योंकि चीनी दूतावास के द्वारा यही जानकारी यही मिल पाई थी कि चीन को करारा संदेश पहुंच चुका है और किस तरीके से ऐप्स बंद कर दिए हैं, वो भी लगभग 60 ऐप्स के दिल्ली कह सकते हैं इंडिया भारत के अंदर बंद कर दिया गया। तो कहीं चीन को जो आशंका थी वो स्पष्ट हो चुकी है और लेह पहुंचकर आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि चीन को करारा जवाब दिया जाएगा और भारतीय जो सेना है उसको भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया है और चीन की जो भारत की जो सेना है उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि चीन की तरफ से अगर कोई मूवमेंट होती है तो उसका करारा जवाब दिया जा सकता है। जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह पहुंचे और वहां पर सेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की और जो घायल जवान हैं अस्पताल में जाकर के उनसे भी मिले, और इस दौरान साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि सेना के जवानों के लिए जब भी कोई नीति बनाई जाती है या कोई रणनीति तैयार की जाती है तो वो सिर्फ दो बातों के बारे में सोचते हैं, दो माताओं के बारे में सोचते हैं, एक भारत माता और दूसरा उन वीरों की माता जिन्होंने उनको जन्म दिया है। और इन दोनों माताओं के बारे में सोचकर ही किसी भी नीति का निर्माण किया जाता है रक्षा के मामलों में। और साफ तौर पर सेना के पराक्रम की, सेना के शौर्य की उन्होंने तारीफ की, सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया, और जिस काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, चीन को एक सख्त संदेश जाए, कड़ा संदेश जाए, और वो काम करते हुए उन्होंने वहां पर बिना नाम लिए चीन का ये कहा है कि विस्तारवाद की नीतियों का जो युग था वो अब खत्म हो चुका है और अब अवसर है तो वो सिर्फ विकासवाद को है, और विकासवाद का पूरा विश्व अब खुले हाथों से स्वागत कर रहा है। खुलकर के विकासवाद की स्पर्धा का स्वागत किया जा रहा है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ अब मन बना लिया है। और लगातार अगर बात की जाए भारत की, और जो लद्दाख में जो स्थिति बनी हुई है भारत और चीन के बीच, उस पर पूरा विश्व कहीं ना कहीं भारत के समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका समेत कई देश पहले ही भारत को समर्थन दे चुके हैं, और आज जापान ने भी भारत के समर्थन की बात इस पूरे मामले पर कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से लेह पहुंचे और वहां पर जाकर सेना, थल सेना और वायुसेना के अधिकारियों ने उन्हें स्थिति से अवगत करवाया, और जो भी घटनाक्रम वहां पर समय समय पर हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों को वहां पर संबोधित भी किया, और इसके अलावा जो घायल जवान अस्पतालों में भर्ती हैं उनसे भी जाकर के उन्होंने मुलाकात की। अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। अरविंद जी, किस तरीके से देखते हैं इस दौरे को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और सीधा साफ तौर पर एक संदेश उन्होंने विस्तारवाद को लेकर के दिया है कि ऐसी ताकतें इतिहास में अगर नजर डालें तो मिटी हैं? जी बिल्कुल, आप सही करें। देखिए, प्रधानमंत्री का लेह दौरा जो है ऐतिहासिक संदर्भों में तो है ही है, और इसके कई मायने में इसके अर्थ भी निकलते हैं। देखिए, आपको याद होगा 2014 में नॉर्थ ईस्ट के कार्यक्रम में उन्होंने उस समय भी कहा था कि जो पड़ोसी देश है उन्हें विस्तारवादी नीति का परित्याग करना होगा। आज भी उसी बात को उन्होंने दोहराया है और कहा है कि आज का युग जो है पूरा विकासवादी है, विकास के साथ आगे बढ़ना है, और जिसने भी विस्तारवादी नीति को अपनाया उसको मिटना तय है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है चीन के संदर्भ में यह बात कही है, और उन्होंने एक जो है संकेतों के जरिए दर्शा दिया कि भारत
के लिए लद्दाख जो है उसका मस्तक है, और भारत तो जो भी कुदृष्टि डालेगा हमारे वीर जवान जो है पूरी वीरता के साथ लड़ेंगे। और उसी के संदर्भ में आपने देखा कि अपने जवानों जो गत दिनों पहले गलवान घाटी में जो जवान घायल हुए थे उनसे मिल करके उनकी हौसला अफजाई भी की, साथ ही दुनिया को भी संदेश दिया कि चीन का जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ भारत जो है तन करके खड़ा है, और अगर विश्व चाहे तो उन भारत के पीछे जो है चीन के मुकाबले के लिए आ सकता है। और साथ ही उन्होंने घरेलू स्तर पर जो सेना और सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे उसका भी उन्होंने प्रतिकार किया, और एक किस्म से पूरी तरह से जता दिया कि भारत की जो शीर्ष सत्ता है वो जो है सेना के जवानों के साथ है। तो उनका जो है लेह का दौरा जो है कई मायने में कई निहितार्थों को समेटे हुए रहा, और उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में भी इसकी आप व्याख्या कर सकते हैं, घरेलू संदर्भ में भी आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जी, और अरविंद जी, जिस तरीके से ये इशारा उन्होंने कहीं ना कहीं किया है कि अब विस्तारवाद का युग नहीं है, अब विकासवाद का युग है, और इसका पूरा विश्व अब स्वागत भी कर रहा है, तो ऐसे में ये इशारा क्या कुछ कहता है चीन के संदर्भ में? क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीन की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चीन में काफी परेशानी दिखाई दे रही है, हड़बड़ाहट और बौखलाहट का भी वहां से संकेत मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रधानमंत्री के लेह के दौरा में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसका सीधा जो है चीन के सीने पर जो है वो तीर की तरह चुभा है। देखिए चीन की तरफ से बयान आया है कि जब दोनों देशों के बीच बात चल रही है तो भारत के तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिससे खलल मचे। ये बात कभी भारत कहा करता था, लेकिन आज जो है चीन इतने दबाव में आ गया है कि चीन जो है उसके अंदर भय है, डर है, वो देख भी रहा है कि उसके चारों तरफ जो देश हैं पूरी तरह से जो है भारत के साथ खड़े हैं। उसे चीन को यह भी डर है कि अगर कल की तारीख में युद्ध छिड़ता है तो भारत के पीछे जो है तमाम जो महाशक्तियां हैं उसके साथ होगी। तो कहीं ना कहीं चीन जो है अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। दुनिया के देशों के साथ चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वियतनाम हो, हांगकांग हो, जिस तरह से वो विस्तारवादी नीति अपना रहा है तो देर सवेर तो उसको समझ में आना ही था। और आज की तारीख में जब भारत तन करके खड़ा हुआ है, सीमा पर जो है मुकाबला के लिए जो अपनी सेनाओं को जो है फौज को कतार में खड़ा कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से चीन का डरना तय है, और जो है उसी संदर्भ में उसकी प्रतिक्रियाएं आ रही है। जी अरविंद जी, इसी बीच हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार ब्रजेश जी, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस लेह दौरे को, जिस तरीके से अचानक वो लेह पहुंचे और चीन को एक सख्त संदेश दिया? देखिए, ये जो भारत देश की अब सरकार जो पहल वो ऐतिहासिक है, क्योंकि हेलो, आपकी आवाज पहुंच पा रही है ब्रजेश जी? हाँ जी, अच्छा, थैंक यू जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री तनाव के समय में बिल्कुल सीमा पर खड़ा है। वो भारत की जनता का मनोबल और देश की सेना का मनोबल जो है उसको बहुत ही ऊंचाई की बिंदु पर ले जाता है। मैं समझ सकता हूं कि जो सैनिक होते हैं हमारे, वो जिन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं सीमा के ऊपर, उन कठिन परिस्थितियों में ये उनके मनोबल को बहुत अधिक बढ़ाता है, और वो ये दिखाता है कि जो देश का राष्ट्र, जो हमारे सरकार का मुखिया है, जो हमारी सरकार है, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो हमारी सेना के साथ कदम से कदम बढ़ा करके चल सकता है। जी। मैं समझता हूं कि ये एक तरह की डिप्लोमेटिक लड़ाई है, एक कूटनीतिक लड़ाई है, जिसको मोदी जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि चीन की तरफ से पहला तो चीन को यही नुकसान हुआ कि चीन की तरफ से उनके तरफ जितनी मृत्यु हुई सैनिकों की, उनके बारे में चीन ने कोई सरकारी बयान नहीं दिया। दूसरा ये रहा कि समाचार में था कि जो लोग बहुत दुखी थे, परिवारजन चीनी सेना के, उनको भी कोई सांत्वना देने नहीं गए शी जिनपिंग। इसी तरह से जो विश्व जनमत है, चाहे वो जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, हांगकांग के मामले को लेकर के, साउथ चाइना सी के मामले को लेकर के, आप देखिए कि पूरा विश्व जनमत भारत के साथ खड़ा है। और वो लद्दाख पर जितने भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स आए हैं वो सबके सब भारत के पक्ष में गए हैं। ये ऐतिहासिक डेवलपमेंट है, ये ऐतिहासिक घड़ी है भारत देश के लिए। ऐसा अभूतपूर्व समर्थन भारत देश को पहले कभी नहीं मिला। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास को देखेंगे तो भारत को इतना समर्थन पहले कभी मिला ही नहीं। ब्रजेश जी, चीन में क्या कुछ फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा होगा, जिस तरीके से वहां पर बौखलाहट और परेशानी के जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके के बयान वहां से सामने आ रहे हैं, तो चीन में फिलहाल क्या कुछ स्थिति होगी? देखिए, चीन में बहुत ही बौखलाहट है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के 3 युद्धपोत खड़े हैं जो कि चीन को परेशान कर रहे हैं।
इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो दक्षिण चीन सागर में जापान की सेना लगी हुई है। अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर में चीन के जितनी समग्र तेल की आवश्यकता है उसमें से लगभग 70% तेल भारत के हिंद महासागर से होकर के गुजरता है, जो कि भारतीय नेवी के कब्जे में है। तो चीन को बौखलाहट ये भी है। इसी तरह से हांगकांग को लेकर के भी है कि हांगकांग को लेकर के ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ था कि 50 वर्ष तक हांगकांग में जुडिशियल और लेजिस्लेटिव जो सेटअप है वो चेंज नहीं होगा। चीन ने वहां के लिए दूसरे कानून बना दिए हैं, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम उन लोगों को अपने यहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे। तो जो चीन के लिए एक तरह की कूटनीतिक परेशानी है वो बढ़ती ही चली जा रही है। उधर रूस के भी एक प्रांत को चीन कहने लगा कि वीवो को कहने लगा कि ये कभी हमारे देश का हिस्सा होता था, तो चीन रूस से भी तनाव लेकर के बैठा हुआ है। तो जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसको ये कभी शी जिनपिंग को अनुभव ही नहीं था कि शी जिनपिंग को दुनिया से चौतरफा अटैक का सामना करना पड़ेगा। शी जिनपिंग को लग रहा था कि हम सीपीईसी बना लेंगे और दुनिया भर में बिजनेस करेंगे, कोरोना फैलाएंगे, जैविक युद्ध लड़ेंगे, जब दुनिया की आर्थिक हालत खराब होगी तो हम सैन्य विस्तार करेंगे। तो उनके ये सपने चकनाचूर हो गए। और मैं आपको ये भी बता दूं, पिछले 4 महीने में चीन को $1600 बिलियन का बिजनेस लॉस हुआ है और चीन का टोटल फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $3200 बिलियन का है। जी अरविंद जी, $32,000 बिलियन का है, $16,000 बिलियन का नुकसान हुआ है। जी अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार भारत का जो विपक्ष है वो लगातार तमाम सवाल मोदी सरकार पर उठाए जा रहे थे और जो सीमा की स्थिति को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे थे, क्या अब उम्मीद है कि उन सवालों पर लगाम लग गई है? क्या अब वो सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, कहना मुश्किल है, इसलिए कि देखिए बिहार का चुनाव नवंबर दिसंबर में है, 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है। स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक दल हैं इन सब संदर्भों को की आड़ में जो है अपने राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करेंगे। ये मान के चलिए कि ये जो प्रश्न जो उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा थमने वाले नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसका खामियाजा भी उनको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, देश कतई नहीं चाहता है कि सेना के ऊपर या सेना के साथ जो सरकार है इस मसले पर जो है देश के साथ या देश की सरकार के साथ सवाल खड़ा किया जाए। इसका खामियाजा आपने देखा कि किस तरह एयर स्ट्राइक के संदर्भ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। और स्वाभाविक रूप से अगर इस पर जो है विपक्ष जो है दनादन जो है सवाल उछालता रहेगा और बेमतलब का, तो खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जो भारत की जो डेमोक्रेसी है वह कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा अवसर तो है ही है, लेकिन साथ ही जो है कुछ नकारात्मक इसके पहलू भी है जिसका संदर्भ जो है हमेशा जो है विपक्ष जो है उसके खांचे में फिट होता दिखता है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना भी इस चीज को अच्छी तरह से समझ रहा है। वो अच्छी तरह जानता है कि जो डेमोक्रेसी के जो निगेटिव पहलू होते हैं उसको किस तरह से भुनाया जाए, और कांग्रेस जो है उसके जाल में फंसती जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से जो है ये सवाल उठते रहेंगे, लेकिन जो है इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाने वालों को भुगतना होगा। जी ब्रजेश जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत के पक्ष में अब माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या अब भारत को किस तरीके से इस अवसर को भुना लेना चाहिए? बात है जी कि ये जो किसी भी सेना से जब लड़ाई होती है उसके पहले बहुत बड़ी तैयारी जी, ये सरकार कूटनीतिक तैयारी में माहिर है। ये मैं आपको बता दूं कि विपक्ष की राजनीति, विपक्ष एक अलग चीज है। वो सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी बातें कहते हैं, कुछ लोग उसको समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। मैं समझता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एकीभूत हो जाना चाहिए। अगर वो एकीभूत नहीं होते हैं तो देश के बाहर एक गलत संदेश जाता है। हमारे पक्ष में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो एक संदेश देने में असफल रहते हैं। कभी वो पाकिस्तान के पक्ष में तर्क देते हैं तो कभी चीन के पक्ष में तर्क देने लगते हैं। तो ये इससे जो है एक नई वैचारिक समस्या पैदा हो गई देश के अंदर कि हम दुश्मनों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे आपने देखा कि कुछ ट्रूप डिप्लॉयमेंट पूछने लगे। ट्रूप डिप्लॉयमेंट बताने की चीज नहीं होती है। खैर, हम राजनीतिक पक्ष पे नहीं जाएंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय मामले पर बोलेंगे कि जो कूटनीतिक तैयारी होती है वो आर्थिक युद्ध है। उसके अलावा आपको ये देखना है कि हम ट्रूप्स की तैनाती करते हैं तो हमारी सामरिक एडवांटेज जो है वो कितनी हो सकती है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कहते हैं। साथ साथ हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनली हम कितने स्ट्रांग हैं, दुनिया के कितने देश हमारे साथ खड़े हैं। तीसरी बात यह है कि वास्तविक युद्ध की स्थिति में कौन कौन से देश हैं जो वास्तव में हमारे लिए स्पेयर्स की सप्लाई करेंगे, एम्यूनिशन की सप्लाई करेंगे, और वो किस तरह से भारत को मुकाबला करने में, भारत को इस युद्ध का सामना करने में मदद करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप देखेंगे तो आप इजराइल दुनिया का बहुत ही सशक्त राष्ट्र है। इजराइल हमारे पक्ष में है।
इसी तरह से आप देखिए तो अमेरिका अभूतपूर्व रूप से हमारे पक्ष में है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, अभी पिछले ही महीने हमारा ऑस्ट्रेलिया से समझौता हुआ है जिसमें हम एयर बेसिस को एक्सचेंज करेंगे, हम मिलिट्री हार्डवेयर को एक्सचेंज करेंगे, हम लॉजिस्टिक्स को एक्सचेंज करेंगे, हम बिना परमिशन और बिना पेमेंट के एक दूसरे की सुविधाओं को यूज करेंगे। इसी तरह से अभी भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने रेलॉस एग्रीमेंट को फाइनल किया है। रेलॉस एग्रीमेंट में क्या होता है कि भारत और रूस एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग, सामरिक महत्व के ठिकानों का उपयोग करेंगे बिना किसी परमिशन के और बिना प्री पेमेंट के। जी जी। आप ये देखिए यही हमारा 2016 में अमेरिका के साथ हुआ था। हम अमेरिका की सारी सुविधाओं को और अमेरिका हमारी सारी सुविधाओं को बिना परमिशन और बिना पेमेंट किए प्रयोग करेगा। आप देखिए कि अभी हम इस विश्व जनमत में जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये बहुत ही सम्मानित स्थान है। आपका दूसरा पक्ष देखिए, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि पूरे दुनिया भर में लगभग यूरोप की 70% कंपनियां, अमेरिका की 90% कंपनियां, दक्षिण कोरिया की सारी कंपनियां, जापान की सारी कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं जी। और उसमें से लगभग 90% विड्रॉल हो भी चुका है। अभी मैंने कहा कि चाइना को जो है $1600 बिलियन का लॉस हुआ है 4 महीने में। तो आप इस चीज को सोचिए कि जिसकी इकोनॉमी, जिसका फॉरेक्स रिजर्व $3200 बिलियन का हो, उसका आधा लॉस तो अभी हो गया है। और वहां से बिजनेस जा रहा है, तो जब बिजनेस मिलेगा नहीं तो चाइना का होगा क्या? तो आप ये देखिए कि सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट हैं वो भारत देश में आ रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए चाइना को भी अगला स्टेप खुद डेमोक्रेसी है। वहां पर एक तानाशाह हुआ है शासन में। तो अब चाइना को जो अगली छलांग मिल रही है दुनिया में आर्थिक, वो लोकतंत्र के ही माध्यम से संभव है। और चीन के अंदर भी असंतुष्ट तत्व बहुत है। आप याद करिए तियानमेन स्क्वायर पर जो हत्याकांड हुआ था, चीन की सेना ने किया था, वो जग जाहिर है। वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो चीन को अस्थिर करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। उनका प्लान ये है कि कोई युद्ध हो, अगर चीन की सेना कमजोर पड़ेगी तो वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा। इस बात को भी चीन अंदर से भी परेशान है और बाहर से भी, और ये इस सरकार की एक अभूतपूर्व सफलता है। मैं आपसे कहूंगा कि पहले हमारे देश में क्या होता था कि चीन की सीमा पर क्या मूवमेंट थी हमको पता नहीं चलता था, उधर पाकिस्तान की सीमा पर क्या मूवमेंट थी हमको पता नहीं चलता था। आज हमारे पास डेडिकेटेड सैटेलाइट है और हम फ्लाइट की लाइव मूवमेंट को देख लेते हैं, एक एक इंच की हमको खबर रहती है। तो हम कहीं ना कहीं आज हमारे पास जो है सैटेलाइट शूटिंग की कैपेसिटी है। हम जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना के बैठे हुए हैं। चीन को हम एक तरह से सैटेलाइट नेटवर्क को ध्वस्त कर सकते हैं। तो उसमें आप देखिए कि चीन हमसे अगर लड़ता है तो चीन को बराबर का नुकसान होगा हमसे। तो इन बातों को ध्यान में रख करके ही हम लोग जो है इसको प्रेडिक्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश जो है आज जिस तरह से विश्व जनमत उसके समर्थन में है, भारत देश को चीन से कमतर आंकना गलत होगा। ये चीन बहुत शक्तिशाली है, पर वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो भारत को पराजित कर लेगा। ब्रजेश जी, मेरा सवाल यही, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था और कहा था कि अक्साई चीन को हम लेकर के रहेंगे और जिस भी जमीन पर भारत की कब्जा है चीन का, उसको भी लेकर के रहेंगे और पाकिस्तान में जो पीओके है उसको भी लेकर के रहेंगे। तो जिस तरीके से माहौल अब भारत के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे समय पर क्या इस अवसर का भारत को लाभ उठा लेना चाहिए और अपनी जमीन जो वापस लेनी है उसके लिए कोई कार्रवाई कर देनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि युद्ध जैसी स्थिति में जाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं जी। अगर हमको ऐसा लगता है कि युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है तो हम युद्ध में जरूर जाएंगे जी। पहला तो हमको ये पहले वाला भारत नहीं है कि हमने सड़क बनाया और चीन ने हमारे प्रधानमंत्री को डांटा तो उन्होंने सड़क को उखाड़ के फेंक दिया जी। ये चीजें पहले न्यूज में नहीं आती थी। अब तो हमारी मीडिया बहुत एक्टिव है। पहले की सरकारों ने क्या किया, सड़क बनाई, उधर से शी जिनपिंग की तरफ से फोन आ गया, उन्होंने कहा अच्छा हम इसको हटवा दे रहे हैं। तो अब आज हम एग्रेसिव हैं। अच्छा, दूसरी चीज आप समझिए कि अक्साई चीन का एरिया जो है उसके बारे में बता दूं, अक्साई चीन में अगर कोई जाता है तो 2 महीने उसको अनुकूलन में लगते हैं। चीन की सेना जो है वो कोई ऐसी पेशेवर सेना है जो कि अभी तो उसको अनुकूलन के लिए ही लड़ना है। मैं बताऊं कि भारत की 3 बटालियन वहां पे तैनात है जिसकी संख्या 45,000 के आसपास होती है जी। और भारत के एक सैनिक से लड़ने के लिए चीन को 12 सैनिक चाहिए। अक्साई चीन में अगर युद्ध होता है तो चीन को 5 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, जो उनके टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ का 1/3 हो जाता है। तो चीन हमसे अक्साई चीन में नहीं लड़ पाएगा। इसी तरह से हमारे सीमा पर भी हमारे तरफ भी कुछ हमारी कमजोरियां हैं जिनको हम दूर कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी तो अगर युद्ध की कोई स्थिति बनेगी तो मुझे लगता है 6 महीने तो अभी लग जाएंगे पूरे युद्ध की तैयारी में। आपके पास पर्याप्त एम्यूनिशन होनी चाहिए, आर्म्स होनी चाहिए कि आप युद्ध में जाएं तो उसकी कमी ना हो।
बट आप ये मानिए कि माउंटेन वॉरफेयर में इंडिया की जो सेना है वो वर्ल्ड की बेस्ट सेना है जी। और एक बात और बता दूं, माउंटेन वॉरफेयर हाई एल्टीट्यूड पर वॉरफेयर लड़ने में भी इंडिया की सेना से ज्यादा, इंडियन एयरफोर्स से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं। जब कारगिल हुआ था तो कारगिल में मिराज 2000 जब उड़ाए गए तो उस समय एक पार्टिकुलर एंगल पर अगर जहाज नहीं उड़ेगा तो जहाज जल जाएगा, इतना लो एयर प्रेशर होता है। तो लड़े जो कि दुनिया का हाईएस्ट एयर वॉरफेयर थिएटर था। तो जब हम कारगिल जीत गए तो अमेरिका की वायुसेना ने हमको उस समय बधाई दिया था कि आपने दुनिया के सबसे ऊंचे एल्टीट्यूड पर लड़ाई किया। तो आप सोचिए कि एयरफोर्स और जो हमारी मिसाइल शील्ड है और जो हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ है, चाइना उसको मैच नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम जो हैं, ये ठीक बात है कि चाइना अगर संख्या में तो फाइटर ज्यादा, उनकी जो आईसीबीएम्स हैं उनकी 20,000 किलोमीटर की रेंज है, पर 5,000 8,000 किलोमीटर लड़ने के लिए हम पर्याप्त हैं। चीन के प्रति हम उतने कमजोर नहीं होते। हाँ, मान लीजिए चीन अगर अमेरिका से लड़े तो उनकी 20,000 किलोमीटर की मिसाइल उनके काम आ सकती है, पर भारत से लड़ेंगे तो हम जो है हाइट्स पे बैठे हुए हैं, वो ढलान पे बैठे हुए हैं, वो हमसे नहीं लड़ पाएंगे। जी बिल्कुल। ब्रजेश मिश्रा जी, विदेशी मामलों के जानकार, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अहम जानकारियां आपने दी। तो भारत कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। और अरविंद जयतिलक जी, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने तमाम बातें कही और अहम बात आपने जो रखी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष का जो रवैया है उसका विपक्ष को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है आने वाले चुनावों में। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लेह से जो ललकार दी है विस्तारवाद को, सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो चीन को यह ललकार दी है और चीन में इसकी हड़बड़ाहट और परेशानी वहां पर देखने को मिल रही है। और इसी बेचैनी का आलम यह है कि अब चीन कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहा है और यह कह रहा है कि किसी भी पक्ष की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि वहां पर तनाव बढ़े। तो कहीं ना कहीं अब भारत की स्थिति जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है। पूरा विश्व कहीं ना कहीं भारत के समर्थन में अब दिखाई दे रहा है। हालांकि चीन, पाकिस्तान और नेपाल अभी भी भारत के विरुद्ध चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि तीनों ही पड़ोसी देश हैं। और इनसे निपटने के लिए जो भारत ने जो कूटनीतिक और जो रणनीतिक तैयारी की है उसकी अब सराहना पूरे विश्व में की जा रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।